गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टर। उसमें करंट होगा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसका एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं हम, जिसकी लंबाई है dl और इसके सेंटर से r दूरी पे कोई पॉइंट P है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। सपोज इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ये एंगल थीटा है। तो वी नो दैट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अंदर करंट कांस्टेंट है, लेंथ एलिमेंट क्योंकि स्मॉल लेंथ एलिमेंट है ये वेरिएबल है, और अगर यही लेंथ एलिमेंट मैं यहां पे लूं तो एंगल कुछ और होगा, डिस्टेंस कुछ और होगा। दैट मीन्स इस फॉर्मूले के अंदर ये dl, ये थीटा और ये r तीन वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। किसी भी फॉर्मूले में जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उतना ही ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो रिड्यूस हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये लेंथ मानते हैं a। अब पॉइंट चाहे आप यहां पे ले रहे हैं, लेंथ एलिमेंट यहां हो यहां हो यहां हो कहीं पर भी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और ये एंगल ले लेते हैं फाई। हम अपने फॉर्मूले को एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रादर देन 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल की बजाय अगर आपका फॉर्मूला एक सिंगल वेरिएबल में होगा तो वो ज्यादा सिंपल होगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हमें इस dl को, r को और थीटा को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ a एंड फाई। सबसे पहले हम थीटा की बात करते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर ये तो 90 है क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इन दोनों एंगल्स का सम यानी कि थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, और हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। ये साइन 90 माइनस फाई के बराबर होगा जो कि कोस फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कोस फाई लिखी जा सकती है। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब मैं dl की बात करता हूं। सपोज यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो l है, ये a है, ये फाई है। तो आई कैन राइट l बाय a इज इक्वल टू 10 फाई, या फिर l इज इक्वल टू a 10 फाई, या फिर dl बाय d फाई इज इक्वल टू a सीकेंड स्क्वायर फाई। यहां से मेरे पास dl की वैल्यू आती है a सीकेंड स्क्वायर फाई d फाई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास dl की वैल्यू आ जाती है। अब लास्ट वेरिएबल जो है वो बचा है r। r और a में क्या रिलेशन है इस ट्रायंगल से देखिए। अगर मैं फाई को एंगल लेके चल रहा हूं तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि a बाय r हो जाएगा कोस फाई। यहां से r की वैल्यू आ जाती है a बाय कोस फाई, या फिर r इज इक्वल टू a सीकेंड फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास वो तीनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो a और फाई की फॉर्म में आ चुकी है। अब हमारा अगला स्टेप है कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। तो क्या होगा, अब dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl की वैल्यू a सीकेंड स्क्वायर फाई d फाई, साइन थीटा की वैल्यू कोस फाई और r की वैल्यू a सीकेंड फाई। स्क्वायर कर दीजिए। तो अब स्क्वायर को देखें तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इसको हटा दीजिए। सीकेंड स्क्वायर फाई से सीकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल। तो dB की वैल्यू फाइनली हमारे पास आती है म्यू नॉट बाय 4 पाई I कोस फाई d फाई डिवाइड बाय a।
अब ये एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण जो यहां पर फील्ड पैदा हुआ, ये उसकी वैल्यू है। अगर मैं यहां से ये एंगल φ1 ले लूं और यहां तक ये एंगल φ2 ले लेता हूं, यानी कि नीचे वाला एंगल φ1 और ऊपर वाला एंगल φ2, तो ये एक्सप्रेशन -φ1 से φ2 तक इंटीग्रेट करते हैं तो इस पूरे वायर के कारण यहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो आई कैन राइट B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A cos phi d phi -φ1 से लेके और φ2 तक। अब ये वैल्यूज जब हम रख के इंटीग्रेट करें तो ये चीजें बाहर आ जाएंगी। म्यू नॉट I बाय 4 पाई A इंटीग्रेशन में रह जाएगा cos phi d phi फ्रॉम -φ1 टू +φ2। cos phi का इंटीग्रेशन होता है sin phi, it will become sin phi -φ1 to φ2, तो म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई A sin φ2 माइनस sin -φ1, लिमिट रखेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई A sin of φ1 plus sin of φ2. This is net magnetic field due to a long straight wire carrying current. अब हम इसमें कुछ को रिजल्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के को रिजल्ट्स देखिए, अगर हमारा ये जो एंगल था बेसिकली, तो ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, ये एंगल φ1 था, ये एंगल φ2 था। मैंने थोड़ा क्लैरिटी के लिए कर दिया है। तो वैल्यू ये है, यानी कि अगर करंट कैरिंग वायर से A दूरी पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पे कोई पॉइंट है, पहले वाले से एंगल, पहले वाले छोर से इसका एंगल φ1 है, दूसरे छोर से इसका एंगल φ2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया। अगर ये पॉइंट किसी एक सिरे के पास है, मान लीजिए यहां पे हो गया या फिर यहां पे हो गया, तो उस केस में एक एंगल तो जीरो हो गया, दूसरे से इसकी एंगल की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो हम एक एंगल को φ1 सपोज इसको तो ले लेंगे 0 और φ2 को ले लेंगे 90। उस केस में जो वैल्यू होगा दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय, ये 0 हो जाता है sin 0, ये sin 90 1 हो जाता है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आता है 4 पाई A। तो ये होगा नियर एनी एंड ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। तो आप करंट कैरिंग वायर के किसी भी एक एंड के पास किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट ये आएगा। अगर दूसरा केस बनता है, ये केस 1 था, केस 2, अगर जो आपका पॉइंट है, जैसे हमने यहां लिया था ये पॉइंट, ये पॉइंट यहां लिया था, अगर ये पॉइंट या तो वायर के बहुत ज्यादा पास है, अगर बहुत पास होगा तो ये एंगल भी और ये एंगल भी अप्रोक्सीमेट 90 होंगे। इफ पॉइंट इज वेरी क्लोज टू कंडक्टर, तो φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90, और अगर 90 हो जाएगा, sin 90 1 होता है, ये 1 हो गया, sin 90 1, तो रिजल्ट आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A 1 प्लस 1, रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 2I डिवाइड बाय 4 पाई A, या फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई A। ये बात अगर बहुत क्लोज पॉइंट है उसके लिए भी ट्रू है, और अगर पॉइंट तो क्लोज नहीं है, मान लीजिए पॉइंट यहीं पे, लेकिन वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है, तो B एंगल 90 को अप्रोच करेगा।
तो उस केस में भी आपका यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। आपके न्यूमेरिकल पार्ट में इस फॉर्मूले पे काफी ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी।